बहन जी ने उनकी तारीफ की, इतना अनपढ़ है क्या? एक गरीब परिवार का एक ये अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कि बहन जी ने इस बात की तारीफ की बीजेपी की, जो यूपी गवर्नमेंट की, और यूपी गवर्नमेंट की है, यूपी सरकार की है। और उसका रीजन क्या है कि वहां की जो मेंटेनेंस और वो सारी चीजें, उससे खुश होकर उन्होंने इस चीज को बोला कि हाँ, इन्होंने कम से कम एटलीस्ट हमारे महापुरुषों के सम्मान को रखा। तो क्या गलती है ग्रेटिट्यूड दिखाने में? क्या गलत किया? और ये इतना नालायक है, ये बड़ी शेरो शायरी कर रहा है। मैं कल इसकी वीडियो देख रही थी, इसमें ये बोल रहा है कि वो उनके वो, क्योंकि उसको समझ में, यूपी गवर्नमेंट का तो विरोध कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध क्यों नहीं करता? सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और यूपी गवर्नमेंट की नहीं बनती है, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इनसाइड स्टोरी है ये। योगी जी का चेहरा हटाया जाएगा 2027 के चुनाव में, इसकी प्लानिंग हो रही है, और उसी चीज के लिए तू सपोर्ट कर रहा है। तुझे क्या लगता है राजनीति में तू बच्चा है अभी भी? भूल मत वो दिन की राजनीति तुझे मैं सिखाती थी। तू मुझसे ही पूछता था। 2021 से लेके 24 तक के फैसले में मैंने ही अहम भूमिका निभाई है, तो तू ये मत भूल। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, और तू चेला ही रहेगा हमेशा। तू राजनीति में जब बहुत बड़ा वो मत समझ। अभी तो मेरी राजनीति में कोई प्लानिंग ली, लेकिन जिस दिन राजनीति में आई ना, तू तो सिर्फ 2 कौड़ी का सांसद बना है। मैं राजनीति में आई ना, तू देखना मेरी पोजीशन में कहाँ जाऊंगी, और फिर देखना मैं किस तरीके से काम करूंगी। जिस लड़की ने अपने आप को तपाया है, जिस लड़की ने मेहनत की है, जिस भी इंसान ने तपस्या की है, उसके अंदर निखार आया है। तू तो खुद ग्लास एक उठाकर पानी नहीं पीता है। मैंने अपनी मेहनत पर यहाँ पर अपना वजूद बनाया है। 5 साल तक मैंने हर एक चीज खुद के दम पे की है। लड़कियां यहाँ पर आकर बॉयफ्रेंड बनाती हैं, शादी करती हैं, सिटीजनशिप लेती हैं। मैंने ये सारे रास्ते नहीं चुने, क्योंकि मुझे हमेशा ये था कि मुझे यहाँ की नागरिकता नहीं लेनी है। मुझे वापस अपनी कंट्री जाना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। मेरी समाज मुझ पर विश्वास करती है। कहीं ना कहीं उम्मीद हूं मैं अपनी समाज की। इस वजह से मैंने कभी बेनिफिट नहीं उठाया। यहाँ के लोग बोलते हैं मुझे कई बार कि रोहिणी, अभी तक तो तुम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती थी, तुम यहाँ पर घर खरीदो, ये सारी चीजें करो। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं जुड़ाव जो मेरी जड़ों से है, जो मेरे देश से है, जो मेरी समाज से है, वो निकल नहीं सकता। वो मुझे सुकून नहीं दे सकता। ये चमचे बोल रहे ना, पैसे पैसे पैसे। मैं 1.5 लाख रुपए का तो चश्मा पहनती हूँ गुची का। तुम मुझे बताओगे पैसे को, और अपने दम पे खरीदा है, अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। तुम मेरी बराबरी बराबरी इस चीज में नहीं कर सकते हो। मैं भले 1 लाख कमाऊं, 5 लाख कमाऊं, 10 लाख कमाऊं, मैं अपने दम पे कमाती हूँ। समाज का जो लिटरेट एरिया है, जो समाज के जो समझदार लोग हैं, एजुकेटेड पीपल, जो लोग इस चीज को समझते हैं, उनमें से किसी ने नहीं बोला होगा अभी तक कि ये एआई से बनी है। नेशनल मीडिया, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज 18, ये जितने भी चैनल्स हैं, पत्रिका, अब तुम्हें क्या लगता है ये इन लोगों को नहीं पता एआई टेस्ट कैसे किया जाता है? एआई है या नहीं है? क्या इन्होंने बिना चेक करे न्यूज बना दी? और तुम 2 कौड़ी के जो दलाल चमचे, तुम बताओगे एआई यूज किया है? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं रह गया है क्या? तुम लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना। द प्रॉब्लम इज दैट कि तुम लोग उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तुमको पता है कि एक ऐसी, बोलते हैं ना, शेर को शेरनी मिली है अभी। उसको पहली बात तो वो शेर भी नहीं है मेरी नजरों में। अभी जो वर्ड बोलूंगी ना, फिर वो बोल देगा असंवैधानिक है। वही बोलूंगी उसको मैं, वही है वो। शेर नहीं लगता मुझे कहीं से भी। वैसे जानवर तो है। आज की लाइफ में मैं ये सारी चीजें बता रही थी। और रही बात बहन जी को लेकर, तो बहन जी का सम्मान ना, तुम लोग बोल रहे हो आज क्यों बोल रही है। 2019 में जब मेरी पहली बार स्कॉलरशिप मिली थी ना मुझे, उसके न्यूज़पेपर की कटिंग एक बार और मैं डाल दूंगी फेसबुक पे, देख लेना। 2019 में जब पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप अपनी आदर्श किसको मानती हो, तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, आदरणीय बहन जी, मायावती जी। क्यों? क्योंकि एक महिला जिस संघर्ष से उठकर मुख्यमंत्री की पोजीशन तक गई है ना, उनकी बराबरी देश में अभी तक किसी महिला ने करी नहीं है। उनके बाद तो मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं बना सकती, बता सकती कि वो उनके बाद किसी ने इतना संघर्ष किया है। क्या तपस्या रही होगी? तपस्या का मतलब पता है? मैं उनकी पार्टी में हूं नहीं हूं, मैंने बसपा को कब सपोर्ट किया नहीं किया, डजेंट मैटर, बट आई रिस्पेक्ट मायावती जी। वाई? बिकॉज ऑफ हर स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ हर सेक्रीफाइस। कितना एक महिला के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है, अनमेरिड रहकर,
और बच्चा ना करना, शादी नहीं करना, अपना गृहस्थ जीवन ना बताना और अपने समाज को अपना परिवार समझना, और ये दो कौड़ी के रोड छाप उनकी उनकी मेहनत के ऊपर सवाल उठाते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो बहन जी के ऊपर सवाल उठाए। हम लोग उनसे सवाल कर सकते हैं, हमारे पर्सनल उन लोगों उनसे एक माँ से भी हम लड़ सकते हैं, एक बहन से भी लड़ सकते हैं, उस तरीके से हम उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम उनका अपमान नहीं कर सकते कभी भी। हम क्या, कोई और नहीं कर सकता। और यही रियलिटी है। तो ये लोग बोल रहे हैं ना कि बहन जी को लेकर अभी क्यों बोल रही है, बसपा करा रही है, बसपा ने इसको प्लांट किया है, ये किया है, मतलब अब और कोई काम नहीं रह गया बसपा के पास, मतलब महापुरुषों के आंदोलन में अब ये कड़ी बची है कि लव अफेयर को यूज करेंगे पॉलिटिक्स में, जैसे तुम लोग करते हो। मैंने तो नहीं सुना कि बसपा का कोई नेता इस तरीके से बदनाम हो रहा है जिसका कहीं भी कोई इस तरह के केसेस है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने सिद्धांत तो हैं, अगर होंगे तो बहन जी तुरंत निकाल देती हैं ऐसे लोगों को पार्टी से। अगर कोई महिला उत्पीड़न या इस तरह के कोई केसेस होते हैं, मैंने तो नहीं सुना किसी प्रदेश अध्यक्ष पे या कहीं पर कुछ लगा, सॉरी टू से दैट, बट मेरे नॉलेज में ऐसे कोई केसेस अभी तक आए नहीं है। और अगर होंगे भी तो कहीं ना कहीं उन लोगों को निकाल दिया होगा पार्टी में से। तो फिर ये बोल देना कि हाँ, ये क्यों नहीं करूंगी मैं बसपा का सपोर्ट, भाई वो हमारे महापुरुषों की बनाई पार्टी है। आज मैं आपको एक चीज का और सच बताती हूँ। जो भी आप जिस भी शक्ति को मानते हो, ईश्वर, खुदा, भगवान, वटेवर जो भी, मैं उन सबको साक्षी मानकर या उनकी कसम या उनके नाम पर ये बोलती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का पहला वोट बीएसपी को दिया था, बसपा को दिया था। जब मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि किसको किसको वोट दिया बेटा, तो मैंने बोला पापा बसपा को। उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने कहा कि पापा वो बहन जी की पार्टी है, भले ही उनके कैंडिडेट को 10 वोट मिले, बट मेरी ये मौलिक जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बसपा को वोट दूंगी, और दिस इज ट्रूथ। मैंने दिया इंदौर में उनको पहला वोट। ये हमारा समर्पण भाव है उनके प्रति। तो ये बोल देना कि आज इतना क्यों प्रेम आ रहा है, आज इतना क्यों वो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने लोगों से जुदा नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते, और मुझे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं चाहिए। मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन भी नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट 10-20 मैं तो अपने एनजीओ को चला के समाज में, क्योंकि तुम लोगों ने सबने राजनीति की है ना, काम तो किया नहीं है, तो कोई काम करने वाला भी तो होना चाहिए ना। समाज को रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल चाहिए कि जो रिजल्ट दे। अगर मैंने लक्ष्य 1000 स्टार्ट किया तो एटलीस्ट आई हैव रिजल्ट, कि मैंने 25 to 30 स्टूडेंट्स को अब्रॉड स्टडीज के लिए भेजा। तुम्हारे पास क्या है रिजल्ट? तुम लोगों ने किसको भेजा? मैंने एक एक कॉमन पर्सन होकर मैं अगर 30 बच्चों को विदेश भेजने की ताकत रखती हूँ, वो सांसद बन के 3 को नहीं भेज पाया, तो पद प्रतिष्ठा से क्या लेने देना? एक आम इंसान बनकर भी हम काम कर सकते हैं। मैं अपनी नौकरी से, अपनी जिंदगी से खुश हूं। मैं यहाँ से अगर जितना काम कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अभी मैंने 5 दिन पहले एक ग्रुप बनाया गर्ल्स गैंग करके, जन पावर। क्यों? क्योंकि 1000 गर्ल्स को ऐड करने का टारगेट है, उन महिलाओं की आवाज उठाना जो हमारे जैसी लड़कियां, जो इस तरह के उत्पीड़न या इस तरह के केसेस में फंस जाती है, जब परिवार भी उनको मॉरल सपोर्ट नहीं करता है, जब सोसाइटी उनको अवॉइड करती, नेग्लेक्ट करती, तो ऐसी महिलाओं का साथ देने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया। उसमें मैं लड़कियों को जोड़ रही हूँ, उनके साथ गूगल मीटिंग करूंगी, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करूंगी, करवाएंगे हम अपने फाउंडेशन से। इवन हम लोग उनको मॉरल सपोर्ट देंगे कि कोई तो खड़ा होना चाहिए ना। आज जो मुझ पर बीती है, जो मैंने फेस किया है, और मेरी हर एक बात सच है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला लाइफ में, और ना मैं झूठ बोलती हूँ, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता किसी भी व्यक्ति का। आज देखो ये इतना झूठ बोल बोल के सांसद बना है, इसका सच आ रहा है ना सामने। और देखो मेरे ही द्वारा आ रहा है, जो एक लड़की जो उसकी सबसे खास हुआ करती थी, जिसको ये अपनी जिंदगी की परछाई बोलता था, जिसको बोलता था रोहिणी तुम मेरे खून में बसी हो, जब तक ये चंद्रशेखर आजाद है ना, रोहिणी और चंद्रशेखर को कोई अलग नहीं कर सकता, रोहिणी मर के अलग होंगे। आज देखो उसके इस छल कपट विश्वासघात ने किस आधार, किस लेवल पर लेकर आया कि आज मैं ही उसका सच समाज को के सामने ला रही हूँ। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं प्रयास कर रही थी इसके सांसद बनने के बाद कि अब भी समझ जाए, और इवन आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी समझ जाए, आज भी ईमानदारी से, बट ये करेगा नहीं, इसके अंदर नहीं है ईमानदारी। और ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल नहीं है कि कोई बाहर से आ जाएगी और हमारे अंदर कोई डाल देगा, नो। ईमानदारी हमारे अंदर खुद के इनसाइड, बोलते हैं ना, एक इनर वो होती है पावर, कि हम लोगों को बंद कमरे में भी अपराध नहीं करना है, हमको बंद कमरे में भी गलत नहीं बोलना है, दिस इज इनर पावर। और वो कभी नहीं आ सकती उस व्यक्ति के अंदर।
ये सारी चीजें मुझे बताने का तात्पर्य यही है, मैं इसीलिए लाइव आकर अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं लोग आपकी सुनेंगे नहीं। और एक सोशल मीडिया का एक ऐसा पावर है, एक ऐसा टूल है जिसके बेसिस पे आप अपनी बात को रख सकते हो। अगर मेरी रीच लोगों तक है, लाख लोग भी, 1 लाख लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट वो लोग मेरी बात को सुन तो रहे हैं। और आई बिलीव कि 1 लाख लोगों में से एटलीस्ट 95,000 पीपल मेरे सपोर्ट में होंगे, 5,000 होंगे जिनको कंफ्यूज पर्सनैलिटी होंगी, जिनको नहीं समझ आ रहा होगा, बट स्टिल आई हैव पावर। 95,000 पीपल मुझे सपोर्ट करेंगे। वाई? क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई है। मुझे हर दिन लोगों के फोन आते हैं, हर दिन लोग यही बोलते हैं कि दीदी हमें। और ऐसी कोई समाज का व्यक्ति नहीं है, स्वर्ण समाज से लेकर, मुस्लिम समाज से लेकर, बहुजन समाज से लेकर, जाटव समाज से लेकर, वाल्मीकि समाज से लेकर, कोई भी ऐसी समाज का व्यक्ति नहीं है जो मुझे सपोर्ट नहीं करता आज की तारीख में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मेरी बातों में, मेरी आंखों में मेरी सच्चाई दिखती है। उन लोगों को ये पावर दिखती है कि रोहिणी जो बोल रही है वो सच बोल रही है। और जीत सच्चाई की होती है। कोर्ट केसेस हो या कोई भी हो, झूठ के बेसिस पे नहीं लड़े जाते। अगर मेरे मेरे केस में झूठ होता तो अभी तक तो एफआईआर रजिस्टर होती और उसको खत्म करा देता और अब राजा बन जाता, देखो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो समझ चुका है कि मेरे केस में सच्चाई है, मैंने पुलिस के सामने सारी चीजें रख दी, और उसको ये भी पता है कि मैं लड़ूंगी, स्ट्रांगली लड़ूंगी। क्योंकि यही एकमात्र साधन है मेरे पास अपनी जिंदगी, जो अपनी खोया हुआ सम्मान, अपनी डिग्निटी को प्राप्त करने का और समाज में सर उठाकर जीने का। कि देखो मैं गलत नहीं थी, मैंने पूरी ईमानदारी से इस व्यक्ति का भी साथ निभाया, मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी समाज के लिए भी रही। मैं दूर बैठी हूँ विदेश में, विदेशियों के बीच, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज भी अगर मेरे दिल में दर्द है तो अपने दलित समाज के प्रति, गरीब समाज के प्रति और सर्व समाज के प्रति है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी देश की उस सिचुएशन को, जब मैं यहाँ लोगों को देखती हूँ कि यहाँ पर हर एक छोटे काम के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख देखते हैं, तो मैं एनालिसिस करती हूँ कि कैसे आज अगर एक दिन का यहाँ पर लोगों की कमाई है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, मैं उस चीज को कंपेयर करती हूँ कि हमारी समाज की महिलाएं पूरे महीने, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, और कितना ही कड़क कोई भी मौसम हो, वो झाड़ू लगाती हैं, तब जाकर उनको 8,000 रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपए मिलते हैं। उनकी स्थिति कौन बदलेगा? क्या ये जीवन जीने के लिए आए हैं क्या? इस तरह के कंपैरिजन, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, मैंने क्या सीखा है यहाँ पर, मैं क्यों रह रही हूँ यहाँ पर? कि कम से कम मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसको मैं कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करूं। बाबा साहब अम्बेडकर जब फॉरेन गए थे स्टडीज के लिए, काफी उनका दिमाग खुला, विदेशों के बीच रह रहे, और जब वो बनकर वापस आए तो देखो कितना गजब का संविधान लिखा उन्होंने हमारे देश का। तो ये पावर होती है, एक्सपोजर होता है। हम लोग जितना ज्यादा घूमते हैं, अलग अलग कंट्रीज जाते हैं, हम सीखते हैं, हम देखते हैं कि जो चीज यहाँ नहीं है वो हमारी कंट्री में कैसे होगी, हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं। ये चीज कैसे आएगी? ऐसे ही आएगी। तो वही चीज की वजह से, और यही ये केस मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं है, ये मेरी ईमानदारी, मेरे वजूद और मेरे जो चरित्र पे लगे दाग को मिटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इसको पूरी ईमानदारी से लड़ूंगी, और कोई पैसा नहीं खरीद सकता मुझे। किसी की इतनी औकात नहीं जो मेरे सम्मान को खरीद पाए। ये व्यक्ति, अगर पहली बात तो उसकी औकात नहीं है, अगर ये 2,000 करोड़ भी बोलेगा ना कि रोहिणी 2,000 करोड़ों में भी चुप हो जा, तब भी मैं, मुझे पैसों का कोई वो नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं ना, उनसे एक बार पूछना, जो लोग मेरे साथ में रहते हैं, वो बोलेंगे सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ लड़की है। मैं नीचे बैठ के खाना पसंद करती हूँ आज की तारीख में भी। और जब मुझे समाज के लिए काम करने का मौका मिलेगा ना, उस दिन देखना, 2 जोड़ी कपड़े में और चप्पल उठा के निकल जाऊंगी अपनी समाज के भी, उनके हाथ फैला लूंगी, उन लोगों से मांग के खा लूंगी। लेकिन अपनी समाज का गला नहीं घोटूंगी, अपनी समाज के लोगों का के ऊपर शोषण नहीं करूंगी। क्योंकि हमारे समाज को जो महापुरुषों की कहानियां सुना सुना के आज मोटिवेट कर रहे हैं ना, हमें महापुरुषों का काम याद दिलाना है अपने लोगों को, इस न्यू जनरेशन को, इस 21st सेंचुरी के यंगस्टर्स को, कि आज अगर कोई महापुरुष होते तो वो कैसे काम करते और वो कैसे पॉसिबल होगा। ऐसे नहीं होगा खुद के लिए टाइपेड बंगला ले लिया, मतलब कैसे नेता है हमारी समाज के। हमारे समाज के लोगों को रोड पे जगह नहीं मिल रही, रोड पे अपमानित हो रहे हो, और नेता टाइपेड बंगले की भूख है, वाई प्लस सुरक्षा की भूख है। मतलब समाज की सुरक्षा से मतलब नहीं, खुद की सुरक्षा से मतलब है। समाज जाए भाड़ में, समाज के लोग मर जाए, लेकिन हमें, मुझे मेरा मेरा सारा, मेरी सारी चीजें चाहिए मुझे। तो मैंने तो आज तक कोई महापुरुष को या किसी को नहीं इतना मैंने सुना कि किसी ने अपने लिए ये सब चीजें की हो पहले। कोई नहीं करता। जिन लोगों में, कोई लोग बोलते हैं ना, काशीराम साहब भी हेलीकॉप्टर में घूमे, वो किस एज में घूमे? क्या वो यूथ थे तब घूमे? 25-30 साल की उम्र में घूमे, या 50-60 साल की उम्र में घूमे हैं?
उनके अंत समय के पिछले 5 साल में जो सरकार बन गई उसके बाद घूमे हैं, तो उनके कंपैरिजन से ये आज के कल के रोड़छाप नेता ना करे कंपेयर कि हमारे महापुरुष हैं। बहन जी अगर आज सुकून की नींद अगर उस घर में सो रही हैं तो किस उम्र में सो रही हैं? पूरी जिंदगी चप्पल घिसी, पूरी जिंदगी काम किया, पूरी जवानी, पूरी इच्छाएं सब कुछ मार के समाज के बीच रही, तब जाकर वो आज अगर सुकून की नींद सोती तो तुम्हें क्यों खटक रही है? तुम होते कौन हो उन पे सवाल उठाने वाले? और अगर वो रिटायरमेंट ले भी ले, अगर उनका उनकी मर्जी है वो काम करे ना करे, हम कौन है उनसे सवाल करने वाले? जिस महिला ने पूरी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया, आज अगर उनकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है तो हमारी जैसी जनरेशन जिसके सम्मान के लिए हमारे महापुरुषों ने लड़ा, हम उनसे सवाल करेंगे? हम उनके उनके काम के ऊपर दाग लगाएंगे? नहीं। हमारे माँ बाप ने हमको कैसे पाल पोस के बड़ा किया। आज अगर मेरे मम्मी पापा में से मेरे पूरे खानदान में किसी की इतनी सैलरी नहीं थी जितनी मेरी है, तो क्या मैं उनसे भी बोलूंगी कि तुम लोग क्या हो मेरे सामने? जितना तुम लोग पूरे महीने में कमाते हो उतना एक दिन में कमा लेती हो। क्या बच्चे इसलिए होते हैं? नो। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि बहन जी की गाली, जो इसने बहन जी के लिए अपशब्द कहे थे, वो अपशब्द इतने गंदे हैं, गाली से भी बदतर हैं, जो एक महिला शायद सुन भी ना पाए। मैं इसीलिए उस चीज को करके सोच रही हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात भी की, जो इसने मुझे जो इतनी गंदगी बताई थी ना, और उस वीडियो में भी उस ऑडियो में भी मैं इसको चिल्ला रही हूँ कि तू मत बोल ऐसा, मत कर, ऐसे मत बोल। तू है कौन ये सब चीजें बोलने वाले? जो इसने मुझे कि मुख्यमंत्री कैसे बनी, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि ये जो जितने भी बसपा के छोड़े हुए लोग हैं ना, जिनको बसपा से निकाला गया है, वो सब इसकी पार्टी में घुसे हैं और इसकी पार्टी में जा जाकर ये कहानियां बताते हैं। और कुछ इसके साथ में रहने वाले नेताओं ने इसको पूरी चीजें, तो ये मुझे आके बताता था कि देखो ये चीज हुई है, देखो ये चीज की है। मैं उस चीज को करने में, क्योंकि वो हमारी महापुरुष की तरह, एक महानायिका की तरह, मैं नहीं चाहती कि उस उन्हीं की जाति का एक युवा और जो कल का आया हुआ लड़का इस तरह के शब्द बोल रहा है और समाज के लोग सुने। इसीलिए मैं 10 बार सोच रही हूँ कि उस चीज को मैं कैसे लेकर आऊं, क्योंकि वो बहुत गंदे शब्द है एक महिला के रूप में। मैं जानती हूँ उस महिला के उस उन शब्दों का महत्व, वो क्या है, अपमान क्या है। तो मैं क्यों उनको, उनके इस अपमानित भरे शब्दों को समाज के बीच में लाकर पूरे देश के सामने रखूं? कितनी गंदी चीजें बोली है उसने उसमें। एक एक महिला पूरी जवानी कुर्बान कर देती है, 28-29 साल की, क्या वो ये डिजर्व करती है कि कल का आया हुआ लड़का जिसने औरतें बदली पूरी जवानी में, वो मैं बहन जी के ऊपर सवाल करेगा और इस तरह की बातें करेगा? इसको लगा कि ये सारी एक्चुअली, ये उस टाइम पे ये सारी चीजें इसलिए बोलता था कि कैसे भी करके मेरे दिल में उनके प्रति नफरत पैदा करे और ये बताए कि देखो बहुजन आंदोलन का नायक सिर्फ चंद्रशेखर है। ये चाहता था कि रोहिणी सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट करे और मेरे संघर्ष को समझे। इसीलिए जो अपने आसपास के लोग हैं सबको ये सारी चीजें बोलता था कि इसने फलाना ऐसा है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये गलत है, वो गलत है। और यही रीजन था कि इसने मुझे ये सारी स्टोरीज बताई। वरना हम लोगों को कहाँ से पता चल रहा है कि ये सब चीजें क्या हुई, कैसे हुई, किसने किया। मैं कुछ नेताओं के नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ कि जो लोग इसके साथ में रहने वाले दूसरी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने कौन सी चीजें किस लेवल तक इसको बताई है, और ये मुझे तो नाम के साथ बताता था। लेकिन मैं ये कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहती और मैं लाना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, फिर भी अगर मुझे समाज के लोग बोलेंगे तो मैं जरूर करूंगी अपलोड, लेकिन सोच समझ के करूंगी। मैंने कई लोगों से पूछा पहले कि क्या लगता है कि बहन जी के लिए इस तरह के शब्द, कितनी तकलीफ होगी उनको कि स्वर्ण समाज का व्यक्ति उनका अपमान नहीं कर रहा है, जो जिनके जिनके साथ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, या उनके साथ में, या फिर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति, उन्हीं की सेम कम्युनिटी का एक चमार समाज का आदमी, जाटा समाज का व्यक्ति अपनी ही समाज की महानायिका के लिए इतने गंदे शब्द बोल रहा है, क्या बीतेगी उनके दिल पर? ये सोच के मैं उस चीज को नहीं लेकर आई अब तक। और वो व्यक्ति दूसरों पे दाग लगाने चला है जिसका दामन दागों से भरा हुआ है, जो आज इतने दाग से भरा हुआ है, जिसने सेक्रीफाइस के नाम पे क्या किया है। क्या है चंद्रशेखर का सेक्रीफाइस, क्या किया उसने, बताओ? एक ही कहानी बताएगा, मैं 16 महीने जेल गया, मेरे पिताजी अध्यापक थे, हेडमास्टर थे। इन दो चीजों के अलावा उससे पूछो कि तूने करा क्या समाज के लिए, तूने क्या छोड़ा समाज के लिए? तूने औरतें बदली पूरी जिंदगी, तूने जितनी लड़कियों के साथ, तेरे जितने किसी नेता के अफेयर नहीं होंगे जितने तेरे होंगे। जिस महिला से तूने शादी करी उसके सामने तूने 5 गर्लफ्रेंड बनाई, वो भी बेशरम औरत है।
आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं है। स्वाभिमानी औरत होती तो लड़ती, शायद स्वाभिमानी औरतें विरोध करती हैं, और शायद ये उसका विरोध करती तो समाज की कम से कम 5 बेटियों का जीवन बच जाता। पर उस औरत ने इसका इन क्राइम्स में और इन सब चीजों में इसका सपोर्ट किया, इस वजह से सोच रही हूँ कि अरे मुझे तो पैसा मिल रहा है। मैं तो नहीं करती उस महिला की इज्जत। आज जितना मैं विरोध कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि स्वाभिमानी लड़कियां विरोध करती हैं, गलत को गलत बोलती हैं। हम अपना फायदा नुकसान नहीं देखते कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं वो सांसद बन गया, तुम्हें भी देता पैसे, ये करता, उसके पैसों का करना क्या है मुझे? पैसे मैं अपने दम पे कमाना जानती हूँ, मैं कोई कहीं घर में बैठी लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। आज अगर ये इतने लोग लिख रहे हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ माई रिस्पेक्ट। आज की तारीख में लोग इसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सुनना पसंद करते हैं, मेरी चीजों की विश्वसनीयता को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई है। और जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, एक आगरा वाला केस, जिसकी जिस जिस लड़की की डेथ हुई है, उस लड़की की मौत का कारण क्या है वो मैं समाज के सामने रखूंगी। उस चीज ने मुझे सच में हिला के रख दिया अंदर से कि क्या सच में मैं ऐसे घटिया आदमी को मैंने कैसे मुंह लगा लिया। सच में इतनी तकलीफ हो रही है मुझे उस चीज की, कि ये इतना बड़ा अपराधी था, इसकी वजह से एक बेटी की डेथ हो गई। आज क्या बीती होगी जिन माँ बाप की वो बेटी थी, वो इकलौती बेटी थी जाटव समाज की। और मैं जाटव समाज के लोगों के सामने ये सारी चीजें रख के उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सच में आप एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व चाहते हो जिसने आप ही की समाज की बेटियों को खा गया? ये हो सकता है कि कई जाटव समाज के लोग आज भी जाति की वजह से मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, 90% करते हैं। 10% अगर नहीं भी कर रहे तो मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मैं वाल्मीकि समाज की बेटी हूँ, तो शायद आपको मेरी पीड़ा, मेरा दर्द नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको अपनी समाज की बेटी का तो दर्द दिखेगा ना। बड़ी मुश्किल से एक लड़की ने मुझे वो सारी सच्चाई बताई, वो सब इन्फॉर्मेशन दी कि देखो रोहिणी, 2013 से लेके 20 तक एक लड़की इसके साथ थी, 2020 में उसने उसकी डेथ हो गई। मुझे बहुत तकलीफ है इन सब चीजों की। मैं क्यों लड़ रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि इन सभी लड़कियों को न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। वो उस परिवार का क्या, जो लड़ नहीं पाए, जो आज भी उस तकलीफ में है। मैं लड़ रही हूँ अपनी पूरी जिंदगी को। कई लोग बोलते हैं कि तुम सब कुछ अपना दांव पे लगा के लड़ रही हो, इस उम्र में तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी, तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, तुम 33 साल की हो गई। मुझे नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं गलत साबित करना चाहती हूँ समाज के सामने। जो गलत है वो गलत है। और हर एक व्यक्ति को, जो ये आज मेरे रास्ते में ये सारे कांटे बने हैं, ये संघर्ष है, ये सभी के हिस्से में संघर्ष आया है। तकलीफ ये है कि मेरे मेरे रास्ते का संघर्ष एक अलग तरीके से आया, वरना ये लड़ाई मेरी जिंदगी में आई क्यों? मैं स्वर्णों से नहीं लड़ रही हूँ, मैं दूसरे लोगों से नहीं, मुसलमानों से नहीं लड़ रही हूँ, क्रिश्चियन से नहीं लड़ रही हूँ। मैं अपनी ही समाज के लोगों से सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मैं सही को सही और गलत को गलत बोल रही हूँ। अपनी समाज को एक गलत आदमी से, अपनी समाज को एक बहरूपीय से बचा रही हूँ। और इस उम्मीद के साथ बचा रही हूँ कि मेरे इतना विरोध करने के बाद कम से कम उसके अंदर इंसानियत आ जाए, और अब भी उसके पास वक्त है कि वो सुधर जाए। जो कि मुझे चांसेस अब लगते नहीं, क्योंकि जिसको मैंने सुधारने के लिए इतना डराया, धमकाया, इतनी चीजें की, जब वो तब नहीं सुधरा, जब मैं आज इतना विरोध कर रही हूँ। कॉल आ गया था इस पे, तो मैं अपना लाइव को यहीं रखूंगी। नेक्स्ट लाइव में मैं बहुत सारी चीज़ें और ये बताऊंगी। आज का लाइव इसीलिए था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि सोई भी नहीं हूँ रात से, इसलिए मेरी आंखें एकदम रेड हो रही है, जलन सी हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट भी करना चाहती हूँ। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए शुक्रिया। और मैं लाइव आकर आपको अपनी बात बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय श्री राम। थैंक यू।